जी नमस्कार दोस्तों। हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की। जैसा कि एग्जामिनेशन जो है धीरे धीरे पास आता जा रहा है, तो हम लोगों को अपनी तैयारी को और तेज़ करना होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव aptitude पढ़ेंगे। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव aptitude जैसा कि हम सभी जानते हैं 30 क्वेश्चंस आएंगे। एक बड़ा सेक्शन जो है ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव aptitude से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 अंक का होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को और वैसे क्वेश्चंस हम लोग जो है पढ़ेंगे जिनके एग्जामिनेशन में रिपीट होने की संभावना है, उन्हीं को हम लोग आज टच करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुल 10 क्वेश्चंस को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें अब उस हिसाब से कैसी तैयारी करनी है। तो मैं ये बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव aptitude कोई ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत है या फिर ऐसा कुछ पूछ लेगा जो आपके दिमाग से परे होगा, आपकी समझ से परे होगा। सिंपल सी चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस इस लिहाज से लगाना है कि आपका काम क्या है। अगर आप छात्रावास अधीक्षक बनते हैं, हॉस्टल वार्डन बनते हैं, तो मेन काम आपका क्या है? आपको पूरे हॉस्टल की मैनेज करना है, वहाँ का जो रजिस्टर होगा उसे मैनेज करना है, बच्चों के खाने पीने की चीज़ों को मैनेज करना होगा, उनकी सुरक्षा की देखभाल करनी होगी। सब कुछ ये एक स्टूडेंट की सिक्योरिटी और उनके खान पान के लिहाज से क्या चीज़ आपको करना है, क्या नहीं करना है, इसी की योग्यता का नाम ही एडमिनिस्ट्रेटिव aptitude है। आपको हो सकता है कि आपको जो नियम होंगे बच्चों के अंदर अनुशासन बनाना होगा। आपको जो है बच्चों की कोई समस्या होगी उसको सुनना होगा, उनका समाधान करना होगा। आपको जो मेस वहाँ पे चलेगी, जो खाना बन रहा होगा, उसके लिए सामान कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, कौन लोग मिलने आ रहे हैं हॉस्टल में, सबकी अटेंडेंस कोई है कि नहीं है, सारे स्टूडेंट्स हैं कि नहीं हैं। तो ये सारा चीज़, इस सारी चीज़ों की जो योग्यता कहलाएगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव aptitude ही है। हर तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। तो आज के हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक हॉस्टल वार्डन की प्रमुख भूमिका क्या है। पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप छात्रावास अधीक्षक हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आप हॉस्टल वार्डन बन गए हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और आप बन गए हैं, तो आपके अंदर वो प्रमुख भूमिका क्या है, आपको वो कौन सा काम है जो आपको सबसे पहले करना होगा। पहला जो आंसर दिया है, आवासियों के लिए मनोरंजन प्रदान करना। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद जो सबसे सटीक आंसर होगा हम उसका चयन करेंगे। पहला है कि आवासियों के लिए, आवासियों मतलब जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के लिए मनोरंजन प्रदान करना। दूसरा है आवासियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना। तीसरा है हॉस्टल का वित्त प्रबंधन करना। और चौथा है आवासियों को आकर्षित करने के लिए हॉस्टल का प्रचार प्रसार करना। तो आपके हिसाब से इसमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? एक चीज़ देखना, इसमें प्रमुख भूमिका पूछ रहा है, आवासियों के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मनोरंजन प्रदान करना, ये प्रमुख काम नहीं है। ये हॉस्टल वार्डन का ये प्रमुख काम थोड़ी ना है कि जो है वहाँ पे बैठ के सबका जो है मनोरंजन करा रहा है। आवासियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना, हमने कहा ना, आपका जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी उसमें स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी और उनकी भलाई को सुनिश्चित करने के लिए आपको सारे काम करने हैं। तो उसी को ध्यान में रख के आप अपने जितने भी प्रश्न आएंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो जी हाँ, हॉस्टल वार्डन की जो प्रमुख भूमिका है वो है आवासियों की यानी स्टूडेंट्स की सुरक्षा और उनके वेलफेयर को सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर है बी। तो सी भी देख लेते हैं, हॉस्टल की वित्त प्रबंधन करना, ये भी काम है, ये भी हॉस्टल वार्डन का ही काम है वित्त के प्रबंधन करना, क्योंकि मेस चलेगी वहाँ पे भी जो है मेज चलेगी, सामान आएंगे, सुबह के नाश्ता आता है, सबका चीज़ आता है, दूध आएगा, सब कुछ आएगा, फल आएगा, तो वो भी काम करना है। लेकिन जो मुख्य काम है वो है आवासियों यानी स्टूडेंट की सुरक्षा और उसकी भलाई सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन कह रहा है कि आवासियों को आकर्षित करने के लिए हॉस्टल का प्रचार प्रसार करना। अरे ये कोई प्राइवेट हॉस्टल थोड़ी ना है जो इसकी प्रचार प्रसार कराओगे। ये सरकारी आवास हैं, सरकारी हॉस्टल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हो। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा और उनके वेलफेयर को आप सुनिश्चित करें एज आ हॉस्टल वार्डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से हॉस्टल वार्डन की कौन सी जिम्मेदारी नहीं है। तो कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? तो चारों ऑप्शन हम पहले पढ़ लेते हैं। पहला चीज़ है कि नियमों और विधियों का पालन करना। दूसरा है आवासियों के सामाजिक आयोजन करना, हॉस्टल के भीतर सुरक्षा बनाए रखना।
और डी ऑप्शन है कि आवासीय की शिकायत और समस्याओं को उसका संज्ञान लेना। तो आपके हिसाब से कौन सा इसमें जो है काम ऐसा है, कौन सी जिम्मेदारी है जो हॉस्टल वार्डन को नहीं दी गई है, मतलब हॉस्टल वार्डन के लिए कौन सा काम या जिम्मेदारी नहीं है? नियमों और विधियों का पालन करना। जाहिर सी बात है, नियम और विधि तो माननी ही पड़ेगी, जिम्मेदारी है ही है हॉस्टल वार्डन की भी, और जो स्टूडेंट्स वहाँ रहे हैं उनको भी जितने भी नियम बने हैं, जितने कानून बने हैं, जितनी विधियाँ, सबको पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अनुशासनहीनता फैल जाएगी, हॉस्टल चल ही नहीं पाएगा, रोज़ बच्चे आपस में लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे। दूसरा, आवासियों के सामाजिक आयोजन करना। सामाजिक आयोजन करना कोई हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी थोड़ी ना, वहाँ शादी ब्याह और या फिर जो है बर्थडे थोड़ी ना हॉस्टल वार्डन मनाता है। तो ये जो है आवासियों के लिए सामाजिक आयोजन करना उसका कोई काम, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ पे कोई आयोजन इस तरह के नहीं होते हैं। हॉस्टल के भीतर सुरक्षा बनाए रखना, हाँ उसका काम है, सुरक्षा बनाए रखना हॉस्टल वार्डन की तो मेन काम है। आवासीय यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके शिकायतों और समस्याओं को संज्ञान लेना, हाँ ये भी उसी का काम है। वहाँ पे कौन सुनेगा? अगर कोई भी किसी स्टूडेंट्स की कोई समस्या आती है तो उसको सिर्फ सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है। तो इसमें ये आ रहा है कि आवासियों के सामाजिक आयोजन करना ये हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई आवासी बार बार हॉस्टल के नियमों का उल्लंघन करता है तो हॉस्टल वार्डन को क्या करना चाहिए? हर हॉस्टल में अगर आप हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे तो वहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स होंगे, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ तो मानेंगे, कुछ तो बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसे होंगे उद्दंडी होंगे, बार बार जो है नियम तोड़ेंगे। 8 बजे अगर जो बंद हो जाएगा तो 8:30 बजे पहुँचेंगे जो है हॉस्टल के अंदर। वहाँ पे जो गेट जो गार्ड लगा होगा उससे रिक्वेस्ट करेंगे, इधर उधर करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो अगर इस तरह का कोई हॉस्टल में कोई स्टूडेंट है तो हॉस्टल वार्डन को क्या करना होगा? पहला ऑप्शन दिया है कि व्यवहार को नज़रअंदाज कर दीजिए। अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो ये समस्या और बढ़ जाएगी। जो स्टूडेंट है वो खुद तो परेशान होगा ही होगा, दूसरे स्टूडेंट्स को भी परेशान करेगा, पूरा माहौल बिगाड़ देगा। दूसरा ऑप्शन है चेतावनी देना और उल्लंघन को दर्ज करना। जी हाँ, राइट आंसर है। सी भी पढ़ लेते हैं कि आवासी को तुरंत बहाल करना। तुरंत क्यों बहाल करेंगे भाई? डी, आवासी के नियमों को उल्लंघन करना के साथ नियमों का उल्लंघन करना। भाई हम क्यों नियम उल्लंघन करेंगे? हॉस्टल वार्डन क्यों उल्लंघन करेगा? तो राइट आंसर ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो हॉस्टल के नियमों को बार बार उल्लंघन कर रहा है तो हॉस्टल वार्डन को क्या करना चाहिए? पहली चीज़ है कि उसको चेतावनी दे दीजिए, समझा दीजिए कि बार बार समझा दीजिए। दूसरा क्या करिए, जितनी बार वो उल्लंघन कर रहा है, जितनी बार भी कोई शिकायत उसकी आ रही हो उसको नोट कर लीजिए। एक रजिस्टर होना चाहिए। जितनी भी कोई स्टूडेंट आ गया, मान लीजिए राम एक स्टूडेंट है और ये जो है बार बार उल्लंघन कर रहा है, एक उल्लंघन किया, बच्चे से लड़ाई कर लिया, दूसरा हो गया किसी चीज़ को तोड़ फोड़ दिया, तीसरा लेट आ रहा है, तो इन सबको पहले तो इसको चेतावनी देते जाओ, 1-2 में चेतावनी दे दो। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको टर्मिनेट कर दो, वहाँ से निकाल दो, हॉस्टल से निकाल दो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, तुरंत सुधर जाएगा। माँ बाप को बुला दीजिए, पेरेंट्स को बुला दीजिए। तो हॉस्टल वार्डन के अगर नियमों का कोई स्टूडेंट जो है अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसको चेतावनी दीजिए, दंड दीजिए, और जितनी बार उल्लंघन कर रहा है, जितनी बार उसकी शिकायत प्राप्त हो रही है, किसी रजिस्टर में नोट करते चलिए। इससे पता चलेगा कि ये किस तरह का स्टूडेंट है और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अनुशासनहीनता अगर आ गई हॉस्टल में तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो हॉस्टल वार्डन को सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि जितने भी नियम कानून बने हैं, जितने बच्चे हैं, सब अनुशासित हों और सब नियमों का पालन करें। चौथा क्वेश्चन ये है कि जब किसी आवासी के साथ चिकित्सा आपातकाल यानी कोई मेडिकल इमरजेंसी किसी के साथ आ जाती है, मान लीजिए किसी की तबीयत अचानक खराब हो गई, ऐसी स्थिति में हॉस्टल वार्डन को पहले क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, मेडिकल इमरजेंसी कभी ना कभी किसी स्टूडेंट्स के साथ कभी भी आ सकती है, कभी किसी का तबीयत खराब हो सकता है, कभी भी खराब हो सकता है। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? पहला चीज़ है एक एम्बुलेंस को बुलाना, दूसरा आवासी के परिवार को सूचित करना, तीसरा प्रथम सहायता प्रदान करना यदि ऐसा काबिल आप हों तो, और चौथा है आवासी को उनके आप ही ठीक होने का इंतज़ार करने देना। तो सबसे राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ कि जब किसी आवासी यानी स्टूडेंट्स के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति आती है तो हॉस्टल वार्डन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको तुरंत जो है एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए।
आप 108 पे डायल कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए, अगर आप कहीं के आप कहीं के जो है हॉस्टल वार्डन बन गए तो वहाँ के थाने का नंबर, वहाँ के फायर स्टेशन का नंबर, वहाँ के नज़दीकी अस्पताल का नंबर, प्राइवेट हो सरकारी हो, सबका नंबर आपके पास सेव होना चाहिए कि ऐसी स्थिति ज़रूर आएगी। हो सकता है कहीं आग लग गई तो आप वहाँ बैठ के जो है इधर उधर भागोगे, ऐसा नहीं है। फायर सेफ्टी तो रहेगी, लेकिन अगर स्थिति होगी तो फायर टेंडर को आपको बुलाना होगा। तो तुरंत आपके पास नंबर होना चाहिए, आप तुरंत फ़ोन करिए, तुरंत बुलाइए। पुलिस का नंबर होना चाहिए, एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए, अस्पताल का नंबर होना चाहिए। तो अगर किसी के मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको सबसे पहले तुरंत आप जो है एम्बुलेंस को सूचित कर दीजिए जब तक आएगी। तो बाकी और चीज़ें जो आपको करनी है वो करिए। फर्स्ट एड देना है तो फर्स्ट एड दीजिए, फर्स्ट एड देना चाहते हो तो दे दीजिए, लेकिन एम्बुलेंस बुला लीजिए, परिवार को सूचित कर दीजिए। लेकिन पहला काम है कि आपको एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक हॉस्टल प्रशासन यानी हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार की कौशल महत्वपूर्ण है। मतलब आप ये सीधा पूछ रहा है कि हॉस्टल वार्डन में किस प्रकार का कौशल होना चाहिए। पहला, श्रेष्ठ खाना पकाने का कौशल हो। अरे हॉस्टल चलाने के लिए खाना पकाने की ज़रूरत थोड़ी ना है। वहाँ तो मेस का एक होगा, मेस इंचार्ज होगा, मेस मैनेजर होगा, मेस महराज होगा, वो खाना बनाएगा भाई। हम थोड़ी ना, हॉस्टल वार्डन थोड़ी ना खाना बनाता है, वो तो खाना बनवाता है भाई। वो तो देखता है कि सही खाना बने, सही संख्या में, सही मात्रा में बने। बी, विवाद सुलझाने और संचार कौशल का। सी, कला की प्रतिष्ठा हो यानी कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में फेमस हो। वीडियो गेम में प्रवीणता हो। तो भाई हॉस्टल वार्डन चलाने के लिए, अगर आपको हॉस्टल प्रशासन चलाना है तो क्या होना चाहिए भाई, आप में अंदर होना चाहिए, आप विवाद सुलझाने की आपकी जो है क्षमता होनी चाहिए, आप में जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप बच्चों से सही से संवाद नहीं करेंगे, सही से उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, सही से उनकी शिकायतें नहीं सुनेंगे और उसका सही समय पे सही समाधान नहीं करेंगे तो समस्या विकट हो जाएगी और फिर हॉस्टल चलाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो किसी भी हॉस्टल वार्डन के लिए, अगर उसे हॉस्टल चलाना है ठीक से, छात्रावास ठीक से चलानी है, तो उसके अंदर विवादों के सुलझाने की जो है योग्यता होनी चाहिए। उसमें संचार कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन स्किल उसमें अच्छी होनी चाहिए। 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक हॉस्टल वार्डन को कितनी बार कमरों की जांच करनी चाहिए। हॉस्टल वार्डन होंगे मतलब आपके अंदर मान लीजिए 2 हॉस्टल हैं, एक गर्ल्स हॉस्टल है, एक बॉयज़ हॉस्टल है। आपको निश्चित रूप से जाके कमरे चेक करने पड़ेंगे, बच्चों के कमरे चेक करने पड़ेंगे, साफ़ सफाई कैसी है, कौन रह रहा है, अच्छी है कि नहीं है, क्या चीज़ ख़राब है, क्या चीज़ सही है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आपको औचक निरीक्षण करना होगा। आप जाइए, कभी भी चले जाइए, दिन में चले जाइए, इकट्ठा कर लीजिए अपने पूरे स्टाफ को और सबके कमरों की तलाशी ले लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ ला के बाहर से कोई चीज़ रख रहा हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मिलेंगे किसी के अंदर जो है कुछ मिल जाएगा, शराब की बोतल या कोई और चीज़ मिल जाएगी, कोई आपत्तिजनक चीज़ मिल जा सकती है। तो अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर चेकिंग नहीं करोगे जाके कमरों की, तो दिक्कत होगी। तो जितना ज़्यादा चेकिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। छात्रों में डर रहेगा कि उनकी चेकिंग हो सकती है, उनकी तलाशी हो सकती है, कमरों की तलाशी हो सकती है और अगर कुछ आपत्तिजनक मिलता है, विवादित चीज़ मिलती है तो हॉस्टल से बाहर कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि स्कूल से ही निकाल दिए जाएँ। तो इसमें दिया है कि हर सप्ताह, मासिक, वार्षिक। तो आपको हर सप्ताह जो है कम से कम 1 सप्ताह में 1 बार तो जो है सारे स्टूडेंट्स के कमरों की तलाशी या उसकी चेकिंग कर लेनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए, सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं, कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इससे पता चल जाएगी। और स्टूडेंट्स में भी एक थोड़ा सा डर रहेगा, भय रहेगा कि हमारे कमरों की तलाशी का, हमारे कमरों की चेकिंग हो सकती है, चीज़ें देखी जा सकती हैं, तो वो भी अनुशासन में रहेंगे। 7वां क्वेश्चन है कि हॉस्टल में एक आगंतुक रजिस्टर बनाए रखने का क्या मकसद है। जितने भी हॉस्टल होंगे वहाँ पे जैसे उसकी एंट्री होगी, किसी गेट की एंट्री होगी, गेट पे ही एक सिक्योरिटी गार्ड वाला बैठता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पहले नंबर तो बाहर के किसी अनजान व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया जाता है हॉस्टल में। अगर मान लीजिए घर से कोई आ रहा है, पेरेंट्स कोई आ गया, तो ये गार्ड को बुलाएंगे और गार्ड वाला सूचना देगा कि फलाने आदमी भैया आपके जो है माता जी आए हैं, आपके पिताजी आए हैं। तो जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे एक रजिस्टर होता है। ये हर जो है हॉस्टल में बनाया गया है। हर हॉस्टल में, हर छात्रावास में एक आगंतुक रजिस्टर होता है। तो जो भी व्यक्ति उसमें आते हैं, मान लीजिए बाहर से कोई भी व्यक्ति आ गया, मिलने किसी से आ गया, तो उसका नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर, किससे मिलने आए हैं, किससे मिलने आए हैं, क्यों मिलने आए हैं, तो वो सारा विवरण उसमें लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, अब ये हमें बताना है कि लिखना का मकसद क्या है। ये
आगंतुकों को पसंदीदा नाश्ता के पता लगाना। अरे भाई ये काम थोड़ी ना हम की जो वहाँ से आ रहे हैं, बाहर से मिलने आ रहे हैं छात्रों से, हमको वो पता करना है कि उनको कौन सा नाश्ता करना है। अरे ठीक है। बी, आगंतुकों को एक प्रिय अनुभव देना, ये भी हमारा काम नहीं है। सी, सुरक्षा और जवाबदेही बनाए रखना। जी हाँ, राइट आंसर यही है। डी, मार्केटिंग के लिए संपर्क जानकारी जमा करना। हमें कोई मार्केटिंग नहीं करनी, EMRS को किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो मारामारी चल रही है। यहाँ EMRS हॉस्टल वार्डन बनने के लिए पूरी मारामारी चल रही है। PGT, TGT, नॉन टीचिंग स्टाफ सब के लिए चल रहा है। स्टूडेंट्स के बीच में इतना कंपटीशन है क्योंकि सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिल रही है, सब कुछ सब्सिडाइज है, फ्री है, बहुत कम फीस लगती है, तो इसे किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हॉस्टल में जो आगंतुक रजिस्टर होता है उसका मेन मकसद ये है कि सुरक्षा और जवाबदेही को बनाए रखना। इससे क्या होगा, नाम पता पूछोगे उससे, पूरी उसकी ID देखोगे, आधार कार्ड देखोगे, पहचान पत्र देखोगे, तो सुरक्षा रहेगी। कोई बाहरी व्यक्ति, बिना अनजान व्यक्ति वो हॉस्टल में आने की हिम्मत नहीं करेगा कि कोई भी आके चला आएगा। जान पहचान का ही आदमी आएगा अगर किसी का होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आज कोई आ गया और कोई घटना हो गई तो हम उस डेट की रजिस्टर उठा के देख लेंगे कि भाई कितने लोग हॉस्टल में बाहर से आए थे। 20 लोग आए थे, मान लीजिए हॉस्टल में किसी का कोई सामान चोरी हो गया तो या तो हॉस्टल के अंदर किसी ने, स्टूडेंट ने चुराया होगा, या तो कोई बाहर ही चुराया होगा। बाहर ही हम उस दिन का पूरा रजिस्टर देखेंगे कौन कौन आदमी आया था। 20 आदमी आए थे, 20 आदमी की जो है हम उसकी जाँच कर लेंगे भाई। तो इसलिए जो है हॉस्टल में एक आगंतुक रजिस्टर बनाया जाता है, जिससे आगंतुकों की क्या है कि स्टूडेंट की जो है उनकी सुरक्षा हो सके और कौन आ जा रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही तय हो सके। 8वां क्वेश्चन, हॉस्टल वार्डन को कब कानून परिवर्तन या कैंपस प्राधिकृतियों को शामिल करना चाहिए। ये पूछ रहा है कि हॉस्टल वार्डन को किस स्थिति में, ऐसा नहीं है कि हॉस्टल वार्डन ही सब कुछ है, EMRS के कैंपस में हॉस्टल वार्डन ही सब कुछ है, ऐसा तो है नहीं। EMRS तो एक जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का एक पार्ट है। वहाँ पे टीचर हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, सारे लोग हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा। तो किस किस स्थिति में हॉस्टल वार्डन को जो अथॉरिटी है कैंपस की, जो वहाँ के जो है जो प्रिंसिपल हैं या जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, किन किन परिस्थितियों में हॉस्टल वार्डन को जानकारी उनको देनी चाहिए, देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये दिया कि हर बार जब किसी आवासी के बीच में विवाद हो, स्टूडेंट्स के बीच में कोई जब भी विवाद हो तो क्या उनको अथॉरिटी को बताना चाहिए। बी, केवल गंभीर आपराधिक गतिविधियों या सुरक्षा के खतरों के मामले में उन्हें जानकारी देनी चाहिए। सी, छोटे नियम उल्लंघन की सूचना देने के लिए, या फिर पद ग्रहण करने के तुरंत बाद। तो देख लीजिए, एक हॉस्टल वार्डन आप हैं तो एक जिम्मेदार पद है, वो ऐसा वैसा पद नहीं है कि जो है आप जो है हर चीज़ में जो है रोना तो चले जाओ प्रिंसिपल के पास, हर बार जो है चीज़ में चले जाओ, आप अथॉरिटी से मिल रहे हो। बार बार जाने से कोई ज़रूरत नहीं है। विवाद तो होंगे ही, झगड़े होंगे, बच्चे होंगे, जितना समाधान आपके स्तर से हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। आप हर चीज़ पे जो है प्रिंसिपल या अथॉरिटी को सूचना थोड़ी देने के लिए थोड़ी ना जाओगे, ना उसके पास इतना टाइम है कि आप ही की बात सुने। आप खुद जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप समाधान निकालिए उसका, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो छोटे मोटे या हर विवाद में जो है अथॉरिटी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। बी कह रहा है कि केवल गंभीर आपराधिक गतिविधियों या सुरक्षा के खतरों के मामले में। जी हाँ, ये राइट आंसर है। सुरक्षा से कोई कंप्रोमाइज हॉस्टल में नहीं होगा। अगर कोई भी सुरक्षा से संबंधित खतरा है या कोई आपराधिक गतिविधि हो गई तो इसकी सूचना तुरंत अपने अथॉरिटी को दीजिए। आपके ऊपर का जो सीनियर अधिकारी बैठा हुआ उसको तुरंत बताइए कि साहब ये चीज़ हो गई है, साहब यहाँ से ये खतरा हो सकता है सुरक्षा के लिहाज से, तुरंत सूचना दीजिए। इसमें जरा भी लेट नहीं होना चाहिए। सी है, छोटे नियम उल्लंघन की सूचना देना। अरे नहीं भाई, छोटे नियम तो टूटते रहेंगे, थोड़े बहुत तो होंगे ही, ऐसे नहीं। अब 1000 बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो डेली होगा, तो क्या डेली थोड़ी ना सूचना दी जाती है। आप उसका समाधान खुद निकालिएगा, आप खुद उसको कंट्रोल करिएगा, तो ये भी गलत है। पद ग्रहण करने के तुरंत बाद इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो हॉस्टल वार्डन को कब कानून परिवर्तन या कैंपस प्राधिकृतियों यानी अथॉरिटी को शामिल करना चाहिए, जब केवल गंभीर जो है आपराधिक मामले हो या सुरक्षा के खतरे से जुड़ा हुआ कोई मामला हो तो जरूर अथॉरिटी को अपने सीनियर ऑफिसर को बताना चाहिए। 9वां क्वेश्चन, हॉस्टल बैग के लिए एक बजट बनाने का क्या महत्व है। अब हॉस्टल है, हॉस्टल में खर्चे भी होंगे भाई, मेस चल रहा होगा, खाना बन रहा होगा, दूध आएगा, नाश्ता आएगा, ब्रेड आएगा, और भी सब आएगा, सब्जी आएगी, फल आएंगे, अनाज आएगा। तो एक बजट होना चाहिए। बिजली के सामान, पंखे, सारी चीज़ें होंगी, टूटेंगी, खराब होंगी, बनेंगी, मरम्मत होगी, बजट होगा। हॉस्टल का एक बजट होगा। क्यों होगा, इसका महत्व क्या है बजट बनाने के लिए। बजट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का है
1 लाख का है, तो 1 लाख को आपको क्या करना है, किस चीज़ पे आप खर्च करोगे, कितना चीज़ जो है मरम्मत पे करना होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी पे कम होगा। तो इस हिसाब से आप एक ब्यौरा बनाते हैं कि किस चीज़ पे क्या आएगा, एक बजट बनाते हैं कि भाई हाँ हमारे पास 1 लाख रुपया है तो हमको क्या प्राथमिकता, किस चीज़ को किस पे खर्च करना चाहिए, कितना रुपया खर्च करना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। आवासियों के लिए श्रेष्ठ आइटम खरीदने के लिए, श्रेष्ठ आइटम क्या होता है भाई, श्रेष्ठ आइटम थोड़ी ना होता है, यह है कि अच्छी चीज़ खरीदी जाती है। बी, जिम्मेदार वित्त प्रबंधन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। सी ऑप्शन दिया है कि आवासी को आवास को आकर्षित करने के लिए, हॉस्टल प्रशासन के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है, हॉस्टल व्यय के लिए बजट बनाने का महत्व ये है जिससे कि क्या होगी, वित्तीय जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन होगा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा वो जिम्मेदारी के साथ होगा। हॉस्टल वार्डन को पता होगा कि भाई हमारे पास 1 लाख का बजट आया है, 1 लाख रुपए हैं, हम इसको यहाँ बिजली के पंखे मंगाएंगे, इनके में ये मंगाएंगे, इसमें ये खेल का सामान मंगाएंगे, इसमें खाने का सामान मंगाएंगे। उसके लिए इससे क्या होगी कि स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। जब आप उसका बजट बना लोगे पहले से ही तो इससे क्या आएगा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। आपको पता है कि किस पे कितना रुपया खर्च करना है, हमारे पास कितने रुपए हैं, तो हमें कौन सा सामान खरीदना है। तो इसलिए हॉस्टल व्यय के लिए एक बजट बनाने का महत्व ये है जिससे वित्तीय जिम्मेदारी यानी जिम्मेदार वित्त प्रबंधन हो सके और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हॉस्टल वार्डन कैसे आवासियों के बीच में एक साझा भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। जब तक हॉस्टल के बीच में, छात्रों के बीच में यूनिटी नहीं होगी, उनमें एकता की भावना नहीं होगी, उनमें अपनत्व तो नहीं होगा, तब तक हॉस्टल ठीक से चलेगा नहीं, डेली झगड़ा करेंगे बच्चे। तो इसके लिए कि उनके अंदर एक आपस की भावना पनपे, इसके लिए एक हॉस्टल वार्डन को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है सख्त अलगाव के नियम का पालन करके। अरे भाई जब अलगाव कर दोगे, अलग कर दोगे तो एकता की भावना कैसे आएगी, अपनापन कैसे आएगा। बी, आवासियों के लिए सामाजिक घटनाओं और क्रियाकलापों का आयोजन करके। जी हाँ, राइट आंसर यही होगा, लेकिन हम और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सी, आवासियों के बीच किसी प्रकार के संवाद को नकारने के द्वारा। संवाद नहीं होगा तो एक दूसरे से मिलेंगे कैसे, जान पहचान कैसे होगी। डी, प्रत्येक आवासी को व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करके। इतना टाइम नहीं है कि एक एक आदमी को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें अपनापन लाना है, उसमें एकता लानी है, साझेपन की भावना डेवलप करनी है, तो उनको जो है आवासियों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में संवाद होना चाहिए। मतलब ये आवासियों के बीच में सामाजिक घटनाओं और क्रियाकलापों की आयोजन करके। जब आप वहाँ पे क्लास में, या फिर क्लास क्या कह रहे हैं, हॉस्टल में उनके बीच में इंटरेक्शन कराओगे, खेलकूद कराओगे, आपस में संवाद कराओगे, प्रतियोगिता कराओगे, आपस में बैठाओगे, मिलाओगे, संवाद कराओगे, तो उसमें एकता की भावना आएगी। लोग बच्चे आपस में मिलेंगे, उनमें मित्रता होगी, दोस्ती होगी। तो इससे क्या होगा, उनमें एक साझा भावना विकसित होगी और हॉस्टल में कोई इस तरह की दिक्कत आपस में छात्रों के बीच में नहीं आएगी। तो ये रहा हॉस्टल वार्डन के एप्टीट्यूड यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चंस। क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगले हम वीडियो में 10 और क्वेश्चन आएंगे लेके, और उसके बाद फिर 10 लेके आएंगे। इस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस 10-10 क्वेश्चन की करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।